मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदान का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ाइक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की। इस एपिसोड में शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर अरुंधति शर्मा से आपकी मुलाकात होगी। डॉक्टर अरुंधति शर्मा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के शोबे तशरीहुल अबदान यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी में तनासुली बीमारियों की तहक़ीक़ व तशख़ीस में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर अरुंधति शर्मा 17 बरसों पर फैली हुई अपनी इल्मी तहक़ीक़ के नतीजे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहली बार एक ऐसा मरकज़ कायम करने में कामयाब हुई हैं जहां बच्चे की विलादत से कबल माँ के खुलियों में क्रोमोसोम्स की बनावट में तब्दीली की वजह से होने वाले तनासुली या तौलीदी अमराज के होने के ख़तरे की पेशन गोई करना मुमकिन हो पाया है। मैं अरुंधति शर्मा हूँ, यहाँ एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इज़ बेसिकली जेनेटिक्स है। ज़च्चे बच्चे की सेहत के किन किन पहलुओं को आपने अपनी तहक़ीक़ का मौजू बनाया है? तो हमारे यहाँ पर एम्स में जैसे 3 एरियाज़ हैं जिसको कि इक्वल अहमियत दी जाती है। तो एक तो है टीचिंग या शिक्षा प्रदान करना, दूसरा है कि टेस्टिंग, जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए जो जेनेटिक टेस्ट है वो टेस्ट प्रोवाइड करना, ये एक दूसरा हमारा पहलू है। और तीसरा है कि ट्रेनिंग देना। तो जैसे कि स्टूडेंट्स तो हमारे अपने होते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हुए या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास भारत के और भी दूसरे जगहों से, दूसरे हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटी से कोई स्पेसिफिक चीज़ सीखने के लिए आते हैं, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये 3 हमारे मुख्य 3 आर्म्स ऑफ आवर सर्विस आर देयर। आपकी तवज्जो ख़ास तौर से किन अमराज पर होती है? नॉर्मली एक तो हमारा जो काम है, हमारे यहाँ पर जो होता है वो जेनेटिक्स में काम होता है, जिसमें कि पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो अलग अलग ओपीडी या क्लिनिक से आते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजी है या एंडोक्राइनोलॉजी है या कैंसर के वार्ड में, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स में भी कोई बीमारियों में साइटोजेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ मिलती है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं रेफ़र होकर, तो इनमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं। किस तरह की तशख़ीस आप करती हैं? कौन से टेस्ट करती हैं जिससे आपको ऐसे अमराज को समझने में मदद मिलती है? एक जो टेस्टिंग हम करते हैं जिसको कि हम कोशिका मतलब सेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी हम जांच करते हैं।
क्रोमोसोम्स पर आपकी बारीक बीनी से कैसी हकीकतों का इंकशाफ होता है? पेशेंट्स जो आते हैं किसी पेशेंट में ये जो गुणसूत्र होते हैं, नॉर्मली हमारे में सब में 46 गुणसूत्र होते हैं और औरतों में 44 गुणसूत्र नॉर्मल और 2 XX हम जो बोलते हैं वो होते हैं, और पुरुषों में 44 नॉर्मल होते हैं और एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। Y गुणसूत्र की वजह से ही वो लड़का बनता है। अगर मर्द या औरत में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 से कम या 46 से ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या असर होगा? तो ये जो 46 नंबर से अगर कोई क्रोमोसोम कभी किसी पेशेंट में या किसी आदमी में हट के नंबर हो जाता है, या तो कम या ज़्यादा, तो उस वजह से कोई बीमारी हो सकती है। ठीक तरह से खा रहे हो? तो अमूमन कौन सी बीमारी का मरीज़ आपके पास आते हैं? नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें अगर लेडीज़ है तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे लड़कियां 10-12 साल की हो जाती है तो उनका जैसे माहवारी उनकी आनी होती है, वो उनकी माहवारी नहीं आती है, तो उस वजह से लड़की बहुत छोटी होती है, मतलब कद उसका नहीं बढ़ता है, और बाकी जो लड़कियों में चेंज आना चाहिए वो सब नहीं आता है। तो इस वजह से उनके माता पिता उनको जांच के लिए ले आते हैं। तो क्या इस तरह की बीमारी सिर्फ लड़कियों में ही होती है? वैसे ही लड़कों में भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उनका कद लंबा हो जाता है, लेकिन लड़कों में जैसे कि चेंजेस आने चाहिए, जैसे दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, ये सब नहीं होता है। थोड़ा सी अब आवाज़ थोड़ी सी नाजुक सी रह जाती है, लड़का भी ज़रा नाजुक सा ही दिखता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती है तब वो लोग बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो वैसे केसेस में पेशेंट आते हैं। तो वैसे में नॉर्मली ये देखा जाता है कि गुणसूत्र के नंबर में अगर कोई कम ज़्यादा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनका कोई छोटा हो जाए या किसी में थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक हमारे पास पेशेंट का ग्रुप आता है जिसमें कि हम लोग ये रूटीन टेस्टिंग करते हैं। इन बीमारियों पर इतनी बारीकबीनी से आपके क्या मुशाहिदे रहे? और एक दूसरे लेवल की टेस्ट अभी हमने इधर 3 साल पहले डेवलप की है, जो कि हमारा मेन एक ये रहता है कि हमारे नॉर्मली मंद बुद्धि का बच्चा जो पैदा होता है, मंद बुद्धि के बच्चे ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो 1000 में एक बच्चा किसी भी लेडी का हो सकता है मंद बुद्धि वाला बच्चा पैदा, जिसको कि हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, या मंगोलिज्म, पुराने ज़माने में मंगोलिज्म बोलते थे। तो वो एक तरह की मेंटल रिटार्डेडनेस होती है जिस वजह से कि बच्चा नॉर्मल नहीं रहता है। तो ये किस तरह की बीमारी है? बहुत ही आम या कॉमन टाइप की बीमारी है। तो हमारा ये उद्देश्य रहा है कि इस तरह के बच्चों का पैदा होना अगर हम किसी तरह से कम कर पाए। ज़हनी रोग के शिकार लोगों के लिए क्या ख़ास तशख़ीस करती हैं आप? तो उसके लिए बड़ा नॉर्मल सा है टेस्ट, क्योंकि ऐसे बच्चों में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है तो वो उनमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो फिर वो टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो चूँकि हमारा ये उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों का पैदा होना रोके, तो अभी काफ़ी सारी टेस्ट भी, दूसरे लेवल की भी टेस्ट काफ़ी सारी डेवलप हो चुकी है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अभी गवर्नमेंट का भी धीरे धीरे ये का प्रयास हो रहा है कि सारी लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको ये जो केमिकल हम लोग ट्रिपल स्क्रीन मार्कर बोलते हैं, इस टेस्ट को अवेलेबल या उपलब्ध करवाया जाए, तो जगह जगह पे ये टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसमें आपकी और आपके मुहक्किकीन की क्या खिदमात रही हैं? तो इसमें हम लोग ये नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कि हम लोग ऐसी लेडीज़ को
पिकअप कर सके जिनमें कि हाई रिस्क हो कि मंदबुद्धि का बच्चा या किसी और तरह का जेनेटिक बीमारी वाला बच्चा पैदा हो सकता है। फिर वैसे ही लेडीज़ को हम लोग ये वाली टेस्ट जो बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट जो बोलते हैं, वो हम लोग उनको ऑफ़र करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे पास एक और भी टेस्ट है जिससे कि हम आपको बता सकें कि क्या आपका बच्चा नॉर्मल है या सचमुच मंदबुद्धि वाला या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा है, जिसमें कि माँ के पेट से थोड़ा सा पानी निकाला जाता है। बच्चा माँ के पेट में जो होता है वो पानी में रहता है और उस पानी में बच्चे की अपनी सेल्स या कोशिकाएं होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब गायनोकोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अल्ट्रासाउंड से देखते हुए एक नॉर्मल इंजेक्शन की जो सुई रहती है वो अंदर पेट में डालते हैं और थोड़ा सा पानी उसको निकाल लेते हैं। उस पानी को क्यों निकालते हैं? उसमें क्या होता है? उस पानी में बच्चे की अपनी सेल्स होती है, तो वो जो सेल्स है, अधिकतर तो सेल्स वो झड़ जाती है जिनकी कि बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है। उसके साथ साथ कोई ऐसी भी सेल्स निकल जाती है जो कि पूरी मरी हुई नहीं है, जो आगे बढ़ सकती है सेल्स। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इन सेल्स को हम आगे बढ़ाएं और तो फिर हम उन सेल्स को अलग करके उसमें जो ग्रोथ मीडियम, जो मतलब न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए वो सारा देते हैं और वही सब टेम्परेचर देते हैं कि जो कि माँ के पेट के अंदर बच्चे को मिलता है और फिर हम उसको लैब में आगे बढ़ाते हैं उन सेल्स को। उन खुलियों को अपनी तजर्बागाह में पाल कर क्यों बड़ा करती हैं? क्या उनसे कोई ख़ास बात पता चलने की उम्मीद होती है? सारी मतलब अधिकतर सेल्स तो बढ़ती नहीं है क्योंकि वो तो मतलब उस क्षमता नहीं होती है उनमें, फिर लेकिन कोई कोई सेल होती है जो कि बढ़ सकती है। तो फिर जब हम सारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब प्रोवाइड करते हैं उसको, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, जो भी मीडियम चाहिए, वो सब उसको प्रोवाइड करके फिर हम उनको बढ़ाते हैं। तो फिर ये सेल्स बढ़ती हैं, इनको टाइम लगता है कम से कम 1 से 2 हफ्ते, 10-12 दिन तो लगते हैं इनको बढ़ने में। फिर जब हमको लगता है कि ठीक ठाक ग्रोथ हो गई है, जो हम टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर हम सेल्स को निकालते हैं और फिर उनमें ये क्रोमोसोम्स की जांच करते हैं। ऐसे तशख़ीस के नतीजे कितने दिनों में हासिल हो जाते हैं? तो पूरा टेस्ट की रिपोर्ट देने में हमको कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये टेस्ट हम देते हैं, फिर मान लीजिए कि रिपोर्ट बच्चे की नॉर्मल आती है, तब तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी पेशेंट में ऐसे होता है कि नहीं, एबनॉर्मल रिपोर्ट है, मतलब कि बच्चा है, उसमें बच्चे में प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे केस में हम पेशेंट्स को बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, और भी अगर किसी के साथ वो शेयर करना चाहते हैं उनको बुलाते हैं। फिर उनके साथ पूरी बातचीत होती है हमारी, हम उनको बताते हैं कि ये टेस्ट हमने किया है, इसका हमको ऐसे रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आगे इसका क्या हो सकता है, क्या कोई ट्रीटमेंट है। तो ये एक टेस्ट हम लोग ऑफ़र करते हैं पेशेंट्स को। तो फिर पेशेंट टेस्ट के साथ हमको काफ़ी सारा पेशेंट के साथ बात करनी पड़ती है, जिसको कि हम काउंसलिंग बोलते हैं। दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, किसी शख्स को अपने मसाइल और इम्कानात की तरफ रहबरी करने की खिदमत जो आप अंजाम देती हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? एक प्री टेस्ट काउंसलिंग हम देते हैं और एक पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग देते हैं। प्री टेस्ट काउंसलिंग से पहले हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये टेस्ट अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। हम किसी भी समय पर पेशेंट को ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती का टेस्ट नहीं है। जो भी आता है पेशेंट, उसको क्या क्या अवेलेबल है ये हमको बताना हमारा काम है। डॉक्टर अरुंधति शर्मा मरीज़ों के लिए एक मुशीर या सलाहकार का रोल बरसों से बखूबी निभाती आ रही हैं। उन्हें अपना रास्ता या अपना हल तलाश करने वास्ते उनके रहनुमाई करती रही हैं, और चूँकि हमेशा उनके हमराज होती हैं, इसलिए मरीज़ों का डॉक्टर अरुंधति शर्मा से एक भरोसे और एतमाद का भी रिश्ता रहा है।
फिर प्री टेस्ट काउंसलिंग में हमको टेस्ट के बारे में सारी डिटेल में पेशेंट को बताना पड़ता है कि टेस्ट किस तरह से की जाएगी और टेस्ट के साथ क्या कोई एसोसिएटेड कोई रिस्क है कि टेस्ट की वजह से क्या अबॉर्शन हो जाएगा। इस टेस्ट का क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कल्चर टेस्ट। जो प्रोसीजर होता है पानी निकालने का उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ने साइंस की तरक्की में हमेशा अहम किरदार निभाया है, लेकिन 20वीं सदी के इख्तिताम तक साइंस और टेक्नोलॉजी का मंजरनामा यकसर बदल गया और टेक्नोलॉजी को साइंस की तरक्की पर इन्हिसार करना पड़ा। साइंस और टेक्नोलॉजी जब शाना बशाना चलते हैं तो लोगों के लिए तरह तरह के फ़ायदे मुहैया करते हैं। तो अभी आजकल हमारे पास काफ़ी सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एक होता है 10 से 11 हफ्तों की प्रेगनेंसी में, जबकि थोड़ा सा प्लेसेंटा निकालते हैं तो वो टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। और फिर 16 से 18 हफ्तों में ये एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट होता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे प्रेगनेंसी में तो अराउंड 20-22 हफ्तों में एक बच्चे का खून भी ले सकते हैं। बच्चे की जो खून की जो मेन नली होती है उसमें से थोड़ा सा खून ले सकते हैं, जिसको कि हम लोग कॉर्डोसेंटेसिस बोलते हैं या फीटल ब्लड टेस्टिंग बोलते हैं। तो क्या उसमें कोई ख़तरा नहीं होता है? हर टेस्ट के साथ अपनी अपनी रिस्क जुड़ी हुई है। सबसे कम रिस्क है एमनियोसेंटेसिस में, जो कि जस्ट 0.5 to 1% रिस्क है अबॉर्शन का इसमें। सो नॉर्मली हम लोग ये टेस्ट पेशेंट को ऑफ़र करते हैं और उसके बाद में प्री टेस्ट काउंसलिंग में हमको पेशेंट को ये सारी बातें समझानी पड़ती है। फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे वो समझाना पड़ता है। टेस्ट की रिपोर्ट मिलने की कितने चांसेस हैं, फेलियर की क्या रेट है, ये भी हमको बताना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई भगवान तो है नहीं और ना ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कल्चर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमको बताना पड़ता है पेशेंट को कि बच्चे की अपनी सेल्स है जो कि बच्चे को ज़रूरत उनकी नहीं थी इसलिए झड़ चुकी हैं, उनमें कोई क्षमता बढ़ने की नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल्स के साथ भी कभी कभी 1-2 सेल्स नॉर्मल सेल्स भी निकल आती हैं, तो फिर अगर वो बढ़ती है तो हम उन पे टेस्ट करके पेशेंट को बता सकते हैं। सो नॉर्मली 1 to 2% कल्चर फेलियर का रेट भी हम पेशेंट्स को बताते हैं। ये सारी बातें उनको बताने के बाद फिर जब वो ऑप्ट करते हैं कि हाँ उनको ये टेस्ट करवानी है, तब हम फिर आगे उनको रेफ़र करते हैं गायनेकोलॉजी में, जो कि वो प्रोसीजर करके हमारे पास सैंपल भेजते हैं। चूँकि डॉक्टर अरुंधति शर्मा ने तौलीदी अमराज के मुताले और मुशाहिदे में एक उम्र सर्फ कर दी और एक कामयाब साइंसदां होने के साथ साथ एक बाअसर सलाहकार भी हैं, लिहाजा मुल्क के कोने कोने से लोग उनसे रुजू करने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी गिरां कदर राय और मशवरे से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मुझे याद है एक केस आया था त्रिपुरा से, थे वो लोग पंजाब के, लेकिन वो पोस्टेड थे त्रिपुरा में। हस्बैंड वाइफ थे, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये टेस्ट के लिए उन्होंने सैंपल दिया था। अब टेस्ट का जो टेस्टिंग पीरियड था 2 से 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, उसमें वो लेडी बहुत ही टेंस्ड हो गई थी। तो फिर ऐसे केसेस में हम उनको अपने फ़ोन नंबर्स देते हैं और उनको बोलते हैं कि जब भी चाहे उनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे बात कर सकती हैं। तो ऐसे में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी फ़ोन पर यहाँ से हम लोगों ने हमने काउंसलिंग की है उनको, मतलब बेसिकली हमको थोड़ा सा एश्योरेंस देना पड़ता है कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, कल्चर नॉर्मल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब पेशेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। अलग अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं और सबका मेंटल स्टेटस अलग होता है। अलग अलग ख़ित्तों के अलग अलग माशरती
समाजी और सकाफ़ती पस मंज़र के लोगों से उनके निजी मामलात में राजदारी डॉक्टर अरुंधति शर्मा के लिए एक सब्र आज़मा काम यूं भी हो जाता है कि मरज़ शनाख्त भी हो और पर्दादारी भी रहे। एक ये जो बीमारियां हैं ये तो बहुत ही, हम जिसको बोलते हैं इसेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इस तरह के बच्चे पैदा होने से रोकना है। सारी जेनेटिक बीमारियां उतनी ही सीरियस नहीं होती है, कुछ कुछ होती है जिनके साथ आदमी एडजस्ट कर लेता है, जिनके साथ रहने मतलब जी सकता है। तो कुछ ऐसी होती है बीमारियां, जैसे एक आँख की बीमारी है जिसमें हम जिसको कॉर्नियल डिस्ट्रोफी कहते हैं, जिससे कि ये भी एक जेनेटिक बीमारी है। तो एक जीन में थोड़ा सा बदलाव आता है, उस वजह से जो प्रोटीन बनना चाहिए वो प्रोटीन गलत तरह का प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से जो आँख की जो हमारा ये आई बॉल है उसके ऊपर कॉर्निया एक थिन फिल्म ट्रांसपेरेंट होती है, जिसका काम होता है कि रोशनी को खींचकर अंदर फोकस करना। तो वो ट्रांसपेरेंट फिल्म क्लाउडी हो जाती है, मतलब वो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जाकर उधर डिपॉजिट हो जाता है। ये नौजवान खातून प्रीति पालीवाल हैं। प्रीति डॉक्टर अरुंधति के साथ उनकी इल्मी तहकीक में मदद करती हैं। मैं प्रीति पालीवाल हूँ। मैं यहाँ पर अपना पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से कर रही हूँ। इस कार्य में डॉक्टर अरुंधति शर्मा मेरी गाइड हैं, सुपरवाइज़र। मेरा काम कॉर्नियल डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी पर है। इस बीमारी में कॉर्निया, जो कि आँख के आगे एक पारदर्शी लेयर होती है, उस पर सफ़ेदी आ जाने से ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के कारण पेशेंट जो रहते हैं उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, उनके धीरे धीरे दिखने में कमी आती जाती है। और जब ये जो सफ़ेदी है ये बढ़ती है धीरे धीरे उम्र के साथ, तो धीरे धीरे पेशेंट का विज़न जो है वो बिल्कुल कम होते होते ख़त्म तक हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जीन्स की स्टडी ये चल रही है नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेस जेनेटिक लेवल पर होते हैं, जीन्स के अंदर होते हैं, तो उन जीन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इन चेंजेस के आने से ऐसे क्या फ़र्क पड़ रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, और क्या कुछ ऐसे नए चेंजेस हैं हमारी पॉपुलेशन में जो कि अलग हैं, क्या कुछ ऐसे नए चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर मिल रहे हैं और जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। तो इसमें आप लोगों के मुताले ने क्या राह दिखाई? इसके अंदर हम लोग जो देख रहे हैं वो जेनेटिक लेवल की बातें, मतलब अगर पे जहाँ हम जाएँ तो इसमें जो जीन होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, बहुत छोटी सी यूनिट होती है सेल के अंदर। तो उसके अंदर अगर एक जो न्यूक्लियोटाइड है ATGNC, इनमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर लग जाता है, तो उसके कारण जो इस जीन से जो प्रोटीन, हर जीन का काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन से जैसे हम जानते हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि उससे हमारे पूरे शरीर की रचना होती है। तो जब वो प्रोटीन एबनॉर्मल होकर, मतलब कि थोड़ा गलत बनने लग जाता है आँख के अंदर, उसके कारण वो जमा हो जाता है आँख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर। और जब ऐसा होता है तो हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि ऐसे क्या चेंजेस हैं, उस जीन के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण वो प्रोटीन बदल गया है। प्रोटीन की तब्दीली की वजह से किस किस तरह की बीमारी के होने का खतरा रहता है और उम्र के किस हिस्से में इसका पता चलता है? जैसे कि हम कुछ अलग अलग तरह की कॉर्नियल डिस्ट्रोफी इंसान के अंदर मिल पाई जाती है। जैसे कि कुछ कॉर्नियल डिस्ट्रोफी जो कि बचपन से ही होती हैं, जिनको हम कंजेनाइटल बोलते हैं, जो बचपन से डिफेक्ट होता है। कुछ बड़ी उम्र पे जाके होती हैं, करीब 10 से 20 वर्ष की उम्र में, और कुछ उससे ज़्यादा में। तो जो बचपन में ही जैसे हो जाती हैं तो उसके कारण बच्चा जो पैदा होता है उसको दिखाई नहीं देता है, आँख एकदम सफ़ेद रहती है। जब दिखने में कॉर्निया दिखता है तो वो एकदम सफ़ेद दिखता है। तो इसके लिए जब हमने अपना रिसर्च किया, जब हमने देखा, उसको जीन्स को चेक किया, तो हमें कुछ ऐसे चेंजेस उसके अंदर मिले जिसके कारण वो प्रोटीन के अंदर बदलाव आए थे और वो बच्चे को ये बीमारी हो गई थी। ख़राब कॉर्निया के इलाज के इम्कानात कुछ जाहिर हो रहे हैं। हम लोग
लोग जिसे बोलते हैं कि कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। पूरा एक कॉर्निया डोनर से लेकर पेशेंट की आँख के ऊपर लगाया जाता है, उसका अपना कॉर्निया हटाकर, ताकि अब पेशेंट को, क्योंकि कॉर्निया के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहना उसका ज़रूरी है लाइट को रिफ्लेक्ट प्रॉपरली करने के लिए, तो इसलिए जब हम उसके ऊपर इस तरह का पारदर्शी चीज़ वापस लगा देते हैं तो उससे उसका विज़न जो है, दिखाई देना जो है, वो वापस ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से इसमें फ़र्दर देखना चाहें तो अभी और बहुत सारे ऐसे विकल्प नहीं आए हैं हालांकि, बट ऐसे विकल्प आने की संभावनाएं बन रही हैं जिससे कि हम बिना पुतली बदले, क्योंकि पुतली बदलने से पेशेंट के अंदर और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। कभी कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, दूसरे की बॉडी से अगर आप लेके कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम दूसरे का कॉर्निया लेकर लगाते हैं तो उससे रिजेक्शन हो जाता है पेशेंट के अंदर। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ इस तरह के अभी शोध के अंदर है ये कार्य, तो इस तरह के वो किए जा रहे हैं कि आँख के अंदर ही अगर इनिशियल स्टेज पे, जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा पहला पार्ट है डायग्नोसिस का। अगर हमने इसको वक्त रहते ही, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ तो बचपन से ही होंगी, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास विकल्प है कि हम प्रीनेटल डायग्नोसिस, मतलब कि पानी की जांच करके कर सकते हैं। दूसरा है कि जिसमें होने वाली ये बीमारी है, 10 से 20 वर्ष की आयु में जिस पेशेंट के अंदर ये बीमारी होगी, उसको हम पहले से ही कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी इस फील्ड में ला सकती है, देकर कि उसका कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना रोका जा सके, या फिर इस बीमारी को एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एज तक ले जाकर रोका जा सके, मतलब उसको बढ़ने की, उसकी गति को धीमा कर दिया जाए। तनासुली या तौलीदी अमराज के मुताले में मुस्तक़बिल में आपके क्या इरादे हैं? तो हमारा ये, चूँकि हमारे पास इतने सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको कि रोज़ क्लिनिक्स में देखा जा रहा था, तो ऐसे लगा कि कम से कम हम टेस्ट इस पे डेवलप करें और हमको पता चले कि कौन सी कॉमन हमारे इसमें प्रॉब्लम हमारे पेशेंट्स में दिख रही है। तो कम से कम उसके लिए एक टेस्टिंग प्रोसीजर बनाए, एक टेस्टिंग किट बनाए, ताकि हम जो पेशेंट्स हैं, चूँकि ये अलग अलग टाइप की है बीमारी, अलग अलग जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो हमको ये पता है कि उनके बच्चों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम आगे की जनरेशन को हम ये टेस्ट अवेलेबल कर सके कि फीटस में ही, पेट में ही पता चले कि अगर उनको बीमारी है। जैसे आप मेन शहर से हट के ज़रा थोड़ा सा दूर जाए, छोटे शहरों में जाए, तो वहाँ पर लोगों में इन ऐसे टेस्ट्स के बारे में जानकारी बहुत कम है। जैसे कि इवन जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइमरी, जो एकदम ही गांव में जो विलेज हेल्थ केयर सेंटर है, या फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है, तो इन छोटी छोटी जगहों में इनकी जानकारी बहुत ही कम है। डॉक्टर्स में भी जानकारी कम है कि थोड़ी सी उनको एक आइडिया है कि भाई ऐसे कोई टेस्ट अवेलेबल है या ऐसे टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन कहाँ होती है, कैसे होती है, कौन किस टाइम पे होती है, ये अवेयरनेस अभी कहीं पे भी, मतलब छोटी जगहों में नहीं है।